अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। नाजरीन, आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर है। आज 27 दिसंबर है और आज के दिन पाकिस्तान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खो दिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में कैसे आईं, इस पर हम आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी सियासत का सबसे अहम किरदार बनी। मोहतरमा ने जो कुर्बानियाँ दी, जो लोग जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को समझते हैं, सबसे पहले अपने बाप की शक्ल में, उसके बाद अपने 2 भाई गंवाए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालदा, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सारी ज़िंदगी 11 से 12 साल जेलों के चक्कर काटते हुए गुजरी अपने खावंद के लिए। मोहतरमा ने अपने बच्चे दुबई में सेटल किए और ख़ुद वो कभी लंदन और कभी अमेरिका में थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तानी अवाम के साथ एक ऐसा रिश्ता था जैसे एक आशिक और माशूक होते हैं। मोहतरमा ने अवाम के इश्क में पाकिस्तान दोबारा आने की ज़हमत गवारा की। अगर आपको याद हो तो मोहतरमा की ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरा था। इंटेलिजेंस और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने मोहतरमा को बताया था कि आपकी जान को शदीद ख़तरा है, आप पाकिस्तान मत आएँ। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जानती हैं कि लीडर और अवाम, सच्चे लीडर के दरमियान एक ऐसा रिश्ता होता है जैसे मछली और पानी के दरमियान। वो अवाम के बगैर कहीं भी नहीं रह सकते, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता था। वो वापस आईं दिसंबर के महीने में। लियाकत बाग में एक जमे गफ़ीर से उन्होंने ख़िताब किया। उनको मना किया गया था बाहर मत आएँ, लेकिन जो ही मोहतरमा ने अवाम को अपने इर्द गिर्द देखा, उनसे रहा नहीं गया। वो लोगों को हाथ हिलाने और उनको बताने के लिए कि उनकी लीडर उनके दरमियान है, गाड़ी से बाहर आई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहतरमा हमें नहीं रही। बीबी शहीद रज़िया सुल्ताना थी। बहुत सारी ख़वातीन वज़ीर-ए-आज़म दुनिया में आईं। हमारे पड़ोस मुल्क में इंदिरा गांधी, बरतानिया में मार्गरेट थैचर और इसके अलावा बेताशा ख़वातीन रहनुमा आईं। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। मोहतरमा की कुर्बानी ने यह साबित किया कि जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान को ख़वातीन के हकूक़ पर ताने देते थे, ये उनके लिए एक ज़ोरदार तमांचा था कि हम पाकिस्तानियों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया। उनकी शहादत का जो नुकसान हुआ, उस दिन रावलपिंडी शहर की सड़कें और रोड आज भी गवाह हैं। लोगों के दिलों पर जो जख्म लगे वो शायद कभी भर ना सके। इस प्रोग्राम में हम आज मौला बख्श चांडियो साहब से और नदीम अफजल चांद साहब से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि मोहतरमा की सियासत पर थोड़ी सी रोशनी डालें और आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिए। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई पूरी दुनिया के लिए एक सानिया था। वो सिर्फ पाकिस्तान की लीडर नहीं थी, वो पूरी दुनिया की लीडर थी। वो मुस्लिम उम्मा की पहली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी और दुश्मनों ने जिस तरह उसे हमसे, आपसे, पाकिस्तान से, मुस्लिम उम्मा से छीना, उसको किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी। हमारी हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन करके उस पूरी घिनौनी साजिश को बेनकाब किया। बैतुल्लाह मसूद से लेकर अलकायदा का अबैदा मिस्री से लेकर मौलवी नसीब से लेके नसरुल्लाह से लेके जितने कैरेक्टर थे उनको आइडेंटिफाई भी किया, अरेस्ट भी किया। मुशर्रफ को लाया जाता है और फिर उसको भेज दिया जाता है। हुकूमत मेरी तो नहीं थी, वो हुकूमत उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की थी। आर्टिकल 6 में भी वो जाता है और वैसे ही उसको बाहर भेज दिया जाता है। और जब ये लोग जो इतराज़ करते हैं कि शायद पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बाहर गया, मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। उसमें एक अर्ज़ करूंगा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी दुख हुआ और हमने प्रोटेस्ट भी किया कि केस हमारा, लीडर हमारी और विक्टिम फैमिली की FIR दर्ज नहीं हुई थी। उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ ने स्टेट की यानी FIR दर्ज की, यानी हुकूमत ने इंक्वायरी दर्ज की।
जो इंक्वायरी हुकूमत ने दर्ज करती है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रोसिक्यूशन भी वो खुद करती है। बहरहाल हम वहाँ नहीं ठहरे और हमने वो केस पंजाब हुकूमत की FIR को फैसला किया कि वो हम फेडरेशन में लेके आए, और हम वो फेडरेशन में लेके आए। FIA इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और आपको पता है खालिद कुरैशी जितने ऑफिसर्स उसमें थे वो नोन हैं अपनी इंटेग्रिटी के लिए। उनको डायरेक्शन यही दी गई कि किसी भी सूरत किसी का लिहाज ना कीजिए, हमें कातिल चाहिए। और आफरीन ने उन्होंने कातिलों को आइडेंटिफाई भी किया। अगर बैतुल्लाह मसूद की साजिश होती है, बैतुल्लाह मसूद 2 लाख दे के 2 सुसाइड बम्बर को भेजता है, तुराबी उसको रिसीव करता है, तुराबी लाख उसके खोड़ा खटक में लेके आता है, ये आपके पीछे ही, और वहाँ से कमरा नंबर 109 से बैठ के उनको वो जन्नत में जाने के लिए तैयारी की जाती है। हुसनैन गुल और रफाकत उनको लेके जाते हैं। टेलीफोन जो है इस वक्त दुनिया की एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव टूल आ चुका है कि वो जिस जगह टेलीफोन जाता है उसकी तफसील महसूस हो जाती है, मालूम हो जाती है। उन टेलीफोन की कोशिशों के साथ इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ी तो हमें वो पूरे के पूरा वो वेब, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी, वो सारे हैंडलर, वो कंस्पिरेटर्स, एग्जीक्यूटर्स सब मिल गए। उसको लेके जब कोर्ट में लेके गए, यहाँ तक कि किसी ने इतराज़ किया कि क्या ये वही बिलाल है जिसने धमाका किया, ये कोई और था। उसके शूज़ पड़े हुए थे हुसनैन के पास, उसके घर। वहाँ से उन शूज़ को निकाल के उसकी चादर को लेके DNA के लिए अमेरिका भिजवाया गया, और वहाँ से वो प्रूव हुआ कि वो था। जब कोर्ट फैसला करते हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, वो उसमें से गायब होता है। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया में कहीं सीन वॉश नहीं होता जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और आज जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि जी मुझे पकड़ा जा रहा है कि वॉश क्यों हुआ सीन, और यू वर द प्रेसिडेंट। और आज जो लोगों को सजाएं हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि सीन को एक जगह नहीं, कराची वाले सीन को भी 20-25 मिनट में आपने साफ कर दिया, इस्लामाबाद वाला पिंडी वाले सीन को भी आपने वॉश कर दी। तो कोई तो चीज थी। और फिर हमारा एक बड़ा ही अहम विटनेस, एक अहम अक्यूज जिसका नाम था अबैदुर रहमान चट्टान, उसको तक हम पेशावर पहुंच चुके थे अपने दौरे वज़ारत दाखिला, बिल्कुल जी पहुंच चुके थे। और वो हमें बताया गया एक टेलीफोन ऑपरेटर सिस्टम ने कि ये तो गुजरांवाले में है, वहाँ पेशावर नहीं है। फिर भी हमने टीम नहीं हटाई, लेकिन गलियाँ छोटी हैं पेशावर में। वो खैबर जाता है, विद इन 24 आवर उसको ड्रोन लगता है ऊपर से। मैं डिमांड करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से कि हमें बताएं, हमारी आवाम को बताएं कि आपने मेन विटनेस, जो मेन एक्यूज था अबैदुर रहमान को, उस पर आपने ड्रोन किसके कहने पे मारा। ये अगर नहीं बताते तो हम इसको दुनिया की साजिश का पूरा सबूत होगा ये। तो ये जब हमने उनको लिखा उस वक्त अमेरिकन हुकूमत ने हमें जवाब नहीं दिया। मैंने खुद कॉन्डी राइस को मैसेज दिया, जवाब नहीं दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है कि पूरी दुनिया में गई, यहाँ तक फिर जरदारी साहब ने फैसला किया, हम 40 साला इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस के तहत अपनी ज़िंदगी भी, अपना करियर भी दाव पे लगा सकता हूँ और ये साबित कर सकता हूँ कि हुसनैन गुल और तीनों जो लोग थे वो 100% इन्वॉल्व थे। और फिर अगर ये इन्वॉल्व नहीं थे तो सर 2 नेगोशिएशन हुई, डायलॉग हुआ, और डायलॉग क्या था कि सुलह हो जाए हुकूमत पाकिस्तान में और तालिबान में। और तालिबान ने जो लिस्ट दी, मैं दोबारा रिपीट करूँगा 2 दफ़ा, उनमें तुराबी का, हुसनैन गुल का और रफाकत का नाम था कि इनको पहले रहा करें। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे अलकायदा, अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे वो दूसरे लोग जो TTP वाले, तो उनको रहा करें। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हूँ कि जब उसामा के घर पे रेड हुआ था तो वहाँ से एक पेपर मिला था जिसमें लिखा हुआ था, जनाब कोई उसामा साहब मोहतरमा काम करने वाले हमारे अपने लोग थे, मुबारक हो। ये रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों पड़ा हुआ और आवाम को होना चाहिए, ये यहाँ से मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ और अथॉरिटी के साथ कर रहा हूँ। और फिर जो एक जो है इस वक्त उनमें से सुसाइड बॉम्बर जो भाग गया था, जिसका नाम इकराम था, वो अब कोई 2 हफ्ते पहले आइडेंटिफाई हुआ है कि वो इस वक्त अफगानिस्तान में है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील होगी कि वो अफगानिस्तान हुकूमत से डिमांड करके कानूनी तौर पे इकरामुल्लाह को पाकिस्तान लाया जाए ताकि उसकी स्टेटमेंट सामने आए, क्योंकि वो इस वक्त का जिंदा करैक्टर है, हर चीज़ सामने आए। और ये हमारी ये हुकूमत जो है, ये मोहतरमा जो है एक नेशनल लीडर थी और उसमें हुकूमत को कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। कि इंशाल्लाह ये दफ्तर दोबारा खुलेगा और आपको खुलता हुआ नजर आएगा।
आपकी इस चीज़ को जो आज किया, मैं इसको सो मोटो लेते हुए मैं इंटीरियर को बुलाऊंगा और पासपोर्ट ऑफिस के डीजी को बुलाऊंगा और इंशाल्लाह इसकी मैं डायरेक्शन पास करूंगा कि ये दफ्तर दोबारा खोला जाए, क्योंकि ये लोकल आवाम का मुतालबा भी है, उनकी ज़रूरत भी है। फतेह जंग से वो 40 मील दूर जाके खड़े होते हैं लाइनों में, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो इसलिए मैं था कि ब्लू एरिया में हो सकता है, एक बाराकऊ में हो सकता है और छोटी छोटी तहसीलों में हो सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह जरूर तो खोलेंगे। 2018 के इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं? अब आपने बड़ा सियासी सवाल कर दिया। देखिए बात यह है कि मुकम्मल करिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि जमहूरियत आगे बढ़े और जमहूरियत को बचाने के लिए हम हमेशा आगे बढ़े। हालांकि फ्रेंडली अपोजिशन का भी नाम दिया गया, लेकिन बेसिकली हम चाहते हैं कि ये ज़रूर इलेक्शन हो। और आज देखें, आपने देखा होगा डिलिमिटेशन, लोग कहते थे कि ये अगर ना हुई तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। हमारी लीडरशिप खासतौर पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये फैसला था, कम वक्त में हम इसको भी करते हैं, हमने किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे साथ जो सलूक करती रही है नून, मैं उसका किससे जवाब मांगूं? हमने जब भी इनसे भला किया, इनका जवाब किसी और तरीके से आया। हम इनको बचाते रहे और जब इनका वक्त था, ये फर्स्ट क्लास काला कोट पहनकर कहाँ जाते रहे सबको पता है। आपको बताएं कि आपने मेन विटनेस, जो मेन एक्यूज था बैदुर्रहमान को, उस पर आपने ड्रोन किसके कहने पे मारा? ये अगर नहीं बताते तो हम इसको दुनिया की साजिश का पूरा सबूत होगा ये। तो ये जब हमने उनको लिखा, उस वक्त ये अमेरिकन हुकूमत ने हमें जवाब नहीं दिया। मैंने खुद कॉन्डी राइस को मैसेज दिया, जवाब नहीं दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है कि पूरी दुनिया में गई, यहाँ तक कि फिर जरदारी साहब ने फैसला किया, हम लेके गए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के थ्रू फैसला हुआ कि यूएनओ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूएनओ के इन्वेस्टिगेटर आए, उन्होंने भी तकरीबन वही कही। और ठीक है, हमारी मोहतरमा शहीद हुई थी, हमारे लिए जनरल मुशर्रफ हो या कोई, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका नाम आता वो आएगा। और मेरे में मॉरल कर्ज भी था, डाला नाम, आया नाम, इन्वेस्टिगेट हुआ, खाना नंबर 2 में आया, कोर्ट ने कन्वर्ट किया, एविडेंस ही तो हुआ ना। तो भाई जनरल मुशर्रफ अगर यहाँ से कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो भाई तुम भागे क्यों? आओ फेस करो। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे केसेस में फेस किए और जिस किस्म का एग्रेशन हुआ वो भी आपके सामने है। आपकी ऑब्जर्वेशन है जिनको अब सजा दी गई है, ये जो देखें जी, दो चीजें इसमें, दो चीजें, एक है पुलिस का रोल है, एक है उन टेररिस्ट का रोल, एक है उन ताकतों का रोल जो इनके पीछे थी। हमने ताकतों को आइडेंटिफाई किया, हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने इस पूरी साजिश बनाई। ठीक है, वो बहुत सारे मर गए, उनकी तफसील मौजूद है। पुलिस का रोल ये था कि उन्होंने सिक्योरिटी जिस अंदाज से देनी चाहिए थी नहीं दी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको हुक्म किसने, मिट गए भुट्टो शहीद को मिटाने वाले, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। बीबी शहीद को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। बीबी शहीद की जो शहादत है वो तमाम कारकुन आज भी दिल के आंसू रो रहे हैं। यकीन जानो कि वो दिन याद आते हैं जब हम मोहतरमा के बचाया करते थे, जब मीटिंग कॉल करती थी, वो 2 बातें किया करती थी, तो यकीन जानो हमें बस एक करंट लगता था और उसके बाद हम बनकर अपनी आज मलिक हक़मी किरदार के लिहाज से, जुर्रत के लिहाज से, हिम्मत के लिहाज से, स्ट्रगल के लिहाज से, अपने ओरिएंटेशन के लिहाज से, अपनी आइडियालॉजी के लिहाज से, जिद्दोजहद के लिहाज से मुल्क की बका, उस मुल्क को चारों सूबों को कायम रखने के लिए उसका कोई सानी नहीं था। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया, उसने वो जो फिर जो अलम था, वफा का नाम था, जुर्रत का नाम था, लोगों की खिदमत का जज्बा था, मुल्क के बेबस बेसहारा लोगों का जो सोच थी, जो उनका नजरिया था, जो मंशूर था, उनको पाया तकमील तक जाने के लिए। उसका सानी उस वक्त आपको और कोई नहीं मिलेगा। I, Aziz Boi from District Cuttack, had been very close to Benazir Bhutto during her exile in Dubai. She used to seek my advice on all important matters. Rather, I can say I was a silent think tank for Benazir Bhutto, and she gave me that much respect. I can never forget. कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। नाराए भुट्टो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, आपने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कैसे अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया, किस तरह उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और कैसे उनकी शहादत हुई।
इस पैकेज के बाद हम आपकी अब बात कराते हैं मौला बख्श चांडियो साहब से। चांडियो साहब एक सीजनल पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की सियासत में उनका एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा किरदार है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं मोहतरमा की ज़िंदगी के बारे में और जो आजकल की सियासत में पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है। आइए उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब, मैं सभी काज़मी बात कर रहा हूँ लाइव विद सभी काज़मी से। जी, बीबी शहीद की सियासत पे क्या खिदमत थी? जी, मेरे ख्याल में वो अपने वालिद की सियासत का तसलसल थे जी। उनके वालिद ने पाकिस्तान में एक नई अवामी सियासत का आगाज किया जी। एक बगैर किसी असले के फिक्री इनकलाब बर्पा किया इस मुल्क जी। में जी। और उसको आगे बढ़ाया और अवामी सियासत को जो इनके वालिद ने बुनियाद डाली उसको मजीद मजबूत किया, को मुस्तहकम किया के लिए बंद किया भी। उनके जमाने में किसी सियासी आदमी पर शख्सियत पर केस दाखिल नहीं हुए और ऐसी ये रिवायत बड़ी अच्छी थी। खवातीन को हुकूक और अख्तियार जिस हिंदू के जमाने में दिया गया वो कभी पहले नहीं थे। इस तरह मजदूरों के हवाले से, इस तरह के हवाले से भला उन्होंने काम किया है। असल दूसरी सियासी कल्चर को परवान जो उन्होंने चढ़ाया है और बेखौफ होकर अवामी सियासत की। जब जिस अंदाज से इस मुल्क में दहशत गर्दी आई तो अमलन दहशत गर्दी के खिलाफ हुई। ज़बानी कलामी दूसरे लीडरों की तरह बयानात नहीं दिए, बयान दिए अखबार में और छुप गए। ये भी तो अमलन दहशत गर्दी के खिलाफ थी। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने क्या वो जो क़यादत का खला आया था उसको पुर कर दिया आपके ख्याल में? उनको आगे बढ़ाया जरदारी साहब ने, तो मैं समझता हूँ क़यादत के लिए जो बेहतर काम करने चाहिए वो तो जरदारी साहब ने की है। क़यादत जिसको कहते हैं बिलावल साहब की है और अभी जरदारी साहब की जो उनकी सलाहियत है, जो उनका तजुर्बा है, फायदा लेंगे और बिलावल साहब की पुरजोश क़यादत इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी को और आगे ले जाएगी। जी। बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं चांडियो साहब के बिलावल भुट्टो के पास सिवाय एक भुट्टो नाम के और क्या है? देखिए, उन्हें मामला सिर्फ विरासत का नहीं होता और मामला सलाहियतों में उम्र का भी नहीं होता। एक 200 साल का उम्र का आदमी हो और उसको समझदारी ना हो, यहाँ बहुत बड़े सीनियर लोग बैठे हैं लेकिन असल के हवाले से उनके ऊपर थोड़ी खाली हो और वो कोई काम क़यादत कर ही नहीं सके कौम की। मैं नाम नहीं लेता बहुत सारे लोगों के। जी। और एक नौजवान हो वो आकर करे। भुट्टो साहब आए, उस जमाने में कितने सीनियर लोग पाकिस्तान में थे, लेकिन भुट्टो साहब एक छाप छोड़ के चले गए हैं जमाने पर अपनी। बीबी आई, सब लोगों ने कहा बच्ची है, ताकि उनकी पार्टी के रहनुमा गुलाम मुस्तफा खान जतो और दूसरों ने कहा ये तो छोटी बच्ची है, तो बच्ची नहीं थी। उन्होंने अपने वालिद की सियासत को तसल्लुत देकर खुद भी अपने हम असर सियासतदानों को और बुजुर्गों को मात देकर चली गई है। बिलावल साहब की उम्र का मामला नहीं, बिलावल साहब की वतन परस्ती का, बहादुरी का मामला है। हाँ, की पहचान बीबी अमलन साबित किया है और अभी अच्छा चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी ने बहुत साल हुकूमत की लेकिन आप बीबी के कातलों को पकड़ने में नाकाम हो गए। न कमजोरी है न मसलियत है। ऐसे कत्ल जहाँ जहाँ भी हुए हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो मुरवज लोग हैं, इदारे हैं, पुलिस के और ऐसे सब के सब बेबस हो जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं, कैसे ऐसे कत्ल किए जाते हैं आप बीबी के कत्ल में हाथ है। बेशक मकामी हो लेकिन इस कत्ल की मनसूबाबंदी बदेसी है, विलायती है। वो इसमें बहुत सारे इदारे, बहुत सारे मामला मतलब देख रहे हैं। उस वक्त के सदर मुशर्रफ मैं नहीं समझता पार्टी कहे या अच्छा पर मैं इस कत्ल में मुलविस समझता हूँ क्योंकि जो उनकी जो सलामती का मामला था वो गैर यकीनी होगी और जहाँ इतने बड़े हाथ मजबूत था इस कत्ल में हो जो खुद भी बड़ी तो बहुत सारी मसाइल होते हैं। इसके बावजूद भी ऐसे कत्ल जितने भी केस हैं उसमें जितनी केस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की इसमें कोताही शामिल थी क्या या उस कत्ल में डायरेक्टली शामिल थे? देखिए कोताहियां होगी लेकिन उसका मुल्की भी तो ये होता है
वो सरबराह है मुल्क के, जी अगर वो चाहे तो उनको धमकी देंगे हम्म, कि आप आएंगी और सियासत करेंगी जी तो हम आपकी सलामती की जमानत नहीं देते, तो ये धमकी जो है ये खुद शिद्दत हो जाएगी ना। जी और अगर वो इस्तेमाल करती रहे और इनको इतला हो कि ऐसा हो सकता है इतनी बैनुल-अक़वामी लीडर्स मुल्क की, और आने वाले दिनों में भी जिसके लिए तहकीक मुहैया की जाती है जी कि ये पार्टी जीत कर आएगी, अगर आप इसकी सलामती का एहतमाम नहीं करते, बंदोबस्त नहीं करते, तो ये किफलत नहीं है। ये तो आपकी राय है। अच्छा, लेकिन आपने उन्हीं को गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत भी तो पीपल्स पार्टी ने किया ना जनाब। ऐसे ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ बड़े बड़े होते, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए, जमहूरियत के लिए जी। उन्होंने मसले से की है। उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियाँ साहब भाग गए, तो फिर उसकी अपोजिशन पार्टी की हुकूमत को उतारा गया, उनको छुप एक दो थे जो जाहिर थे, सब छुप जी। गए, अपोजिशन ही उनकी नहीं रही, और कोई सियासी चुनाव के तहत वो हस्तगिरी नहीं आ सकती थी। तो मेरा ख्याल है इंतजामियों ने भी अपने वक्त के मुल्क को निजात दी है। मैं कहता हूँ माउदी तक जैसा इंतजामी क्यों बात करेगा चमका शेख से, ऐसे कई मामला में नाम आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बात की। अगर जापान का हमला हो रहा है तो चाइना की कोई सलामती की तो झुका जी। तो मसला थी, झुके नहीं। हमने कोशिश की कि जब अपोजिशन लीडर कोई भाग गया तो हम कोई पीछे उस मुल्क में जब इस्तेमाल करा सकते, उसमें हम कामयाब हो गए। थोड़ा अच्छा, अभी मियाँ साहब ने भी कहा है रिसेंटली कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, तो इस बारे में जो अदालती जंग चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मियाँ साहब को पहले इंसाफ जी। का पता नहीं था, खुद जैसे जैसी बातें करते हैं जियाउल हक के साथ थे, भुट्टो के साथ जो हो रहा था उस वक्त इनको इंसाफ याद नहीं आया। इनके अपने दौर में मोहतरमा के साथ जो रवैया था तब इंसाफ याद नहीं आया। जी जब आसूदारी एक तवील कैद के काट रहे थे बेगुनाह झूठे केसों जी। में, तब इनको याद इंसाफ नहीं आया। इनको इंसाफ तब याद आता है जब अपनी कोई जान पे लाने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी हमने मियाँ साहब के लिए ऐसी कोई बात नहीं की, उनको इंसाफ मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन खुद इंसाफ देने में इतने चुस्त नहीं है, इतने दूसरों की तरफ ख्वाहिशमंद नहीं है इंसाफ देने के लिए। अब इंसाफ की कभी जरूरत पड़ गई है, तो गली गली मारे मारे फिर रहे हैं। बीबी को अदालत दरवाजे पे सही। आज खुद अदालत के दरवाजे पे चीख रहे हैं। तो ये अच्छा, अब ये अदालती फैसले पे खान साहब ने भी एक रिएक्शन दिया है और उनका एक फैसला भी है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूँ अदालत अच्छा। को समझ के फैसले देने चाहिए। अब क्योंकि फैसला आज से फैसला हो सकता है, जी। मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं मुस्लिम लीगी भी नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ का भी नहीं हूँ, और कुछ ताकतवर साहबी भी नहीं हूँ। नहीं, कुछ नहीं होगा, दलिया पे बोलेंगे। कुछ नहीं होगा। छोटा सा सियासी कारकुन वो भी पीपल्स पार्टी का, जी मैं तो कहूँगा और अदलिया नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता। लेकिन अब ऐसे फैसलों से गुरेज करना चाहिए जिसमें आवाम उंगलियां उठाए, और की जरूरत नहीं है, जिसका अहवाल को सफाइयाँ पेश करना नहीं है, जिसका अहवाल अपने। अच्छा, चांडिया साहब, अपोजिशन में तहरीक इंसाफ भी है और आप भी हैं, लेकिन आपकी तोपों का रुख एक दूसरे की जानिब है बजाय कि हुकूमत की तरफ, तो इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल में हम सब के सब नून लीग में बोल रहे हैं, अभी भी आपके बाद के नून लीग से दूसरा बोला है। हम सब नून लीग कोई हुकूमत को समझते हैं तो उसकी अपोजिशन करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जानबूझ के रवैया अख्तियार करें कि सारे लोग उनको जवाब। जी, वो आलिम बहुत अच्छे हैं, हम उनकी इल्म का एहतराम करते हैं, उनके नजरियात का एहतराम करते हैं, वो इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के हामी हैं, कोशिश भी करते हैं, इस अंदाज से उनका एहतराम है। अच्छा चांडिया साहब, जो लोग बीबी साहिबा के साथ उस वक्त थे और उनके ग्रुप में थे, जैसे नाहिद खान साहब हैं, सफदर साहब हैं, वो लोग अब नजर नहीं आते आपके साथ, तो वो लोग कहाँ हैं? नाहिद खान साहबा को हमने बहुत समझाया अभी, लेकिन उन्होंने खुद अपने रास्ते अलग किए हैं। यही बात हमें परेशान की जा रही है। जरूरत उनको कहीं जाने की नहीं थी, दीदी के बच्चों के साथ रहने की थी, वो क्यों रास्ते अलग करके गए, ये तो सवाल पीपल्स पार्टी कारकुन भी सोच रहे। मौका मिला तो कभी उसे पूछने की भी जरूरत। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जलसे पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक जलसे में जरदारी साहब को एक बोतल पेश की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है,
انہوں نے وہ بوتل پی اور اس کے بعد اچانک ان کے تاثرات بدل گئے. تو آخر اس میں ایسا کیا تھا اس بوتل میں؟ کیا بتانا پسند کریں گے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. زرداری صاحب صرف پانی پی رہے جی ظاہر ہے وہ جس قسم کے حالات ہیں ہمارے ملک میں وہ ہر کسی سے تو پانی نہیں لے کر پیتے، ورنہ وہ اسٹیج پہ سب لوگ بیٹھے جی کہ ان کو جی پانی دیں گے. پانی تھا ایسی میں سمجھتا ہوں انتہائی بچکانہ بات زرداری صاحب جی کی ہی نہیں جاتی. لیکن تنقید کرنے والوں کو، جھوٹ جھڑنے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ جس سے چاہے جھوٹ بنا جی. بچ جانے. لیکن پورا ملک جانتا ہے وہ پانی پی رہے تھے اور ان کا پبلک نے. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے چانیو صاحب کی باتیں سنی، آپ نے محترمہ پہ بنا ہوا پیکج دیکھا. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھی. محترمہ کے پاس جو قابلیت، تجربہ اور سیاست میں ان کی جو قربانیاں تھیں وہ شاید ہی کوئی ایسا لیڈر پاکستان میں دوبارہ آ سکے. پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس محبت اور پیار دیا گیا وہ محترمہ نے اپنی شہادت کے ذریعے اپنی عوام کو واپس دلانے کی کوشش کی. ہمارے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں اب بلاول بھٹو موجود ہیں. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ بلاول بھٹو کے پاس وہی قابلیت، وہی تجربہ اور وہی فہم و فراست موجود ہے یا نہیں. بلاول بھٹو کے پاس وہ ٹیم موجود ہے کہ جو ان کو اس لیول پہ لے کے جائے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں. کیا بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی متبادل قیادت بن سکتے ہیں، یا بلاول بھٹو بھی پاکستان کے دوسرے لیڈروں کے بچوں کی طرح ایک دن گمنامی کا شکار بن جائیں گے؟ یہ سب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگلے ہفتے تک پروڈیوسر کمیل حیدر اور سبی کاظمی کو اجازت دیں. خدا حافظ.